नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी कहानी। फिर से हिंदी कहानी का पार्ट 1 हमने कल की जो क्लास हमारी थी उसमें हमने कल जो पढ़ा है वो हिंदी कहानी पढ़ी, और हिंदी कहानी की शुरुआत से लेकर के और नई कहानी तक, यानी कि नई कहानी शुरू नहीं किया था, यानी कि प्रेमचंदोत्तर कहानी, और उसमें मनोविश्लेषणवादी कहानी, प्रगतिवादी कहानी और ये सारी कहानियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ तक हो चुका है। आज हमने यानी कि 1950 के बाद की कहानी कह सकते हैं हम, स्वातंत्र्योत्तर कहानी आज हमने पढ़ना है। तो ये कहानी का जो पार्ट 2 है ये है हमारा आज स्वातंत्र्योत्तर कहानी, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदी में क्या कहानियाँ लिखी गई, किस किस तरह से कहानी साहित्य हिंदी का चला, वो अध्ययन हमने आज करना है। ठीक है, तो निकालिए आप लोग अपनी कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ नोट्स भी आप लोग जो है बनाते रहिए। ठीक है ना। तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, आज की हमारी 18 क्लास, अब आज की हमारी 18वीं क्लास है। और इससे पहले कि अगर आपने 17 क्लासेस, पिछली 17 क्लासेस में से कोई नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोगों के लिए, LT मैराथन नाम से। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा और टॉप पे से वो प्लेलिस्ट आजकल रखते हैं हम उसको, तो वो वाली प्लेलिस्ट पे जा करके आप पिछले 17 में से जो वीडियो आपने नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं। एक श्रृंखला से जो है हमने शुरू किया है। ठीक है ना, तो वो प्लेलिस्ट भी आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये सीरीज़ हम आपके लिए लेकर के आ रखे हैं, LT वालों के लिए स्पेशल। तो भाई शुरू करते हैं अब हम लोग। ठीक है, ठीक ठाक संख्या में जुड़ गए होंगे आप लोग। ठीक है ना, अब जो है पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। तो देखिए, इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से नहीं है, यानी कि इन 4 विकल्पों में से कौन ऐसे हैं जिन्हें आप नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से नहीं गिनेंगे। प्रारंभकर्ता समझते हैं ना आप लोग, यानी कि प्रवर्तक। तो नई कहानी के प्रवर्तकों के संबंध में 3 लोगों का नाम आता है, आपको बताना है चौथा नाम इनमें से, यानी कि इनमें से कौन सा जो नहीं है। ठीक है ना, एलिमिनेट करना है। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञानरंजन या फिर मोहन राकेश। तो सही उत्तर क्या है इसमें से? बताओ भाई। इसका सही उत्तर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानरंजन। ठीक है ना, ज्ञानरंजन जी जो है वो नई कहानी के प्रवर्तकों में नहीं माने जाते हैं। बाकी कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, इन तीनों को आप नई कहानी के प्रवर्तकों में मानते हैं, और इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है लेखक त्रयी। लेखक, इनको आप जो है संयुक्त रूप से लेखक त्रयी कहते हैं। ठीक है ना, तो लेखक त्रयी जो है इनको कहा जाता है, नई कहानी के आंदोलनकर्ता इनको माना जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, नई कहानी आंदोलन से संबंधित एक दुनिया समानांतर का संपादन किसने किया? कि जो नई कहानी आंदोलन से संबंधित जो एक, यानी कि नई कहानी आंदोलन से संबंधित एक पत्रिका, यानी कि एक कहानी संग्रह छपा था, एक दुनिया समानांतर, तो इसका संपादन किसने किया था ये आपको बताना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आजकल वैसे जो ऑप्शनल, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे इसका नाम पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो है ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी नहीं पूछा जाए। ठीक है, ज़रूरी है ये, क्योंकि महत्वपूर्ण संकलन था ये, एक दुनिया समानांतर। ठीक है ना, तो इसका संपादन किसने किया है? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर अमृत राय। तो इसका संपादन किया है आपका, बताइए कोई है जानकार बताने वाला? हाँ, जो UPSC का जो आपका हिंदी साहित्य सिलेबस लगा हुआ है ना, ऑप्शनल विषय, वैकल्पिक विषय में, उसमें ये एक कहानी के उसमें जो है एक ये भी आता है, एक दुनिया समानांतर। तो इसका संपादन किसने किया है बताइए आप लोग? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर अमृत राय। तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव, है ना, ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र यादव ने एक दुनिया समानांतर का संपादन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक दुनिया समानांतर में बहुत सारी कहानियां हैं, करीब 20-25 से ऊपर की कहानियां जो है इन्होंने संकलित की थी इस एक दुनिया समानांतर में। अगला क्वेश्चन देखिए कि नामवर सिंह के अनुसार नई कहानी आंदोलन का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? पहला कहानी संग्रह पूछा जा रहा है आपसे, है ना, पहला कहानी संग्रह कौन सा है? नामवर सिंह के अनुसार नई कहानी आंदोलन का पहला कहानी संग्रह है एक दुनिया समानांतर, बी परिंदे, सी दादी माँ या फिर डी यही सच है। तो सही उत्तर क्या है इसका बताइए आप लोग? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है नामवर सिंह जी के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, परिंदे। ठीक है, परिंदे जो कि निर्मल वर्मा जी की एक कहानी भी है परिंदे, और कहानी संग्रह भी आता है। ठीक है, तो उस कहानी संग्रह को, निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह को नामवर सिंह जी ने नई कहानी आंदोलन का पहला कहानी संग्रह माना था, पहला कहानी संग्रह माना था। ठीक है ना, कहानी नहीं। और कहानी किसको माना था? दादी माँ, ये कहानी थी दादी माँ नाम से, इसको नामवर सिंह जी ने पहली नई कहानी माना था, नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी माना था। ये कहानी थी आपके शिव प्रसाद सिंह की। ठीक है ना, शिव प्रसाद सिंह की। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए नामवर सिंह के अनुसार तो परिंदे कहानी संग्रह याद रखेंगे, दादी माँ कहानी याद रखेंगे। ठीक है, नामवर सिंह के अनुसार।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वापसी किसकी कहानी है? वापसी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। वापसी ये किसकी कहानी है? ये भी नई कहानी आंदोलन के से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। तो किसकी कहानी है वापसी? उषा प्रियंवदा, फणीश्वर नाथ रेणु, मन्नू भंडारी या फिर शैलेश मटियानी? तो वापसी किसकी कहानी है भाई? वापसी है आपकी उषा प्रियंवदा जी की कहानी। ठीक है, वापसी है बहुत मार्मिक कहानी है। मतलब ये क्या होता है कि जो रिटायर होकर के इस कहानी का नायक वापस आता है, लेकिन अपने घर में वो सोचता है कि मैं जो है वो रिटायरमेंट होने के बाद यानी सेवानिवृत्त होने के बाद अपने घर वालों के साथ बढ़िया से समय व्यतीत करूंगा। लेकिन वो देखता है, वो पाता है कि वो जो है अपने घर वालों के साथ या अपने घर में सेटल नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो वहाँ पे मिसफिट सा जो है उसको लगता है, वो सहज हो नहीं पाता है। तो इसकी कहानी है वो आपकी वापसी कहानी, उषा प्रियंवदा की कहानी है। ठीक है, इसमें जनरेशनल गैप यानी कि जो पीढ़ी का अंतर होता है उसका भी जो है चित्रण आपको इसमें दिखता है। वापसी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, उषा प्रियंवदा आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, वापसी उषा प्रियंवदा। और इसके बारे में एक चीज़ आप लोग लिख सकते हैं कि जो नई कहानी के संबंध में विवाद चलता है कि पहली नई कहानी कौन सी थी, उसके संबंध में वापसी का भी नाम आता है। ठीक है ना, तो जो है उषा प्रियंवदा की कहानी है, वापसी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, काठ का सपना ये किसकी कहानी है? यानी किसका कहानी संग्रह है? ठीक है, कहानी भी हो सकता है, तो पूछा जा सकता है आपसे, काठ का सपना किसका है भाई? फणीश्वर नाथ रेणु, मन्नू भंडारी, मुक्तिबोध या शैलेश मटियानी? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपके एनसीईआरटी के लगे हुए रचनाकार हैं, और उसमें एनसीईआरटी में काठ का सपना कहानी का इसका नाम जो है अंकित है उनके परिचय में, लेखक के परिचय में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। ठीक है, काठ का सपना किसका कहानी संग्रह है? फणीश्वर नाथ रेणु, मन्नू भंडारी, मुक्तिबोध या फिर शैलेश मटियानी? तो इसका सही उत्तर है आपका मुक्तिबोध। ठीक है ना, मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है काठ का सपना। और इसके अलावा दूसरा इनका एक तो है काठ का सपना, दूसरा है सतह से उठता आदमी। मुक्तिबोध के दो कहानी संग्रह आप लोग याद रखेंगे, एक है काठ का सपना, दूसरा है सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी। ठीक है, तो ये दो कहानी संग्रह हैं आपके गजानन माधव मुक्तिबोध के। ठीक है, ये दोनों नहीं भूलेंगे आप, मुक्तिबोध महत्वपूर्ण है, और आपकी जो है कविता इनकी लगी हुई होगी इनके आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो आपकी जो है रेणु की रचना नहीं है? जिंदगी और जोंक, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक या फिर अग्निखोर? तो बताइए कौन सा सही उत्तर है इसका? रेणु की रचना कौन सी नहीं है इनमें से? ये है जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक ये जो कहानी है ये अमरकांत जी की कहानी है। ठीक है ना, और बाकी तीन कहानियाँ आपकी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक और अग्निखोर। ठीक है, दो कहानी संग्रह और देखेंगे आप रेणु के, एक लिखेंगे आप लोग, एक श्रावणी दोपहर की धूप, एक श्रावणी दोपहर की धूप, एक श्रावणी दोपहर की धूप, एक ये हो गया। और दूसरी आपकी आती है अच्छे आदमी, एक ये है अच्छे आदमी। तो ये दो कहानी संग्रह आपने ये भी याद रखने हैं। तो 5 कहानी संग्रह इनमें, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी। ठीक है, ये 5 कहानी संग्रह। फणीश्वर नाथ रेणु भी आपके उसमें लगे हुए रचनाकार हैं। इनकी जो पहलवान की ढोलक कहानी है वो इसमें लगी हुई कहानी है। ठीक है, तीसरी कसम किसकी कहानी है भाई? तीसरी कसम ये कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, तो किसकी कहानी है ये? उषा प्रियंवदा, रेणु, मनु भंडारी या फिर शेखर जोशी? तो तीसरी कसम कहानी किसकी है? ये भी रेणु जी की कहानी है। ठीक है, रेणु जी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है तीसरी कसम, और इसका जो पूरा नाम है यह है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम। ठीक है ना, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये पूरा नाम आता है इसका। ठीक है ना, तो पूरी कहानी, इसका नाम पूरा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी परीक्षा में। ठीक है, तो दोनों नाम आपने याद रखना है, पूरा का पूरा नाम आपने, पूरा नाम इसका ये है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और ये जो तीसरी कसम कहानी थी, इस पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम तीसरी कसम था। ठीक है ना, फिल्म का नाम भी तीसरी कसम ही था। ठीक है, तो जिन कहानियों पर आधारित फिल्में बन जाती हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण कभी कभी हो जाती हैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स की दृष्टि से। ठीक है, तो कई बार हो सकता है कि आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, भोलाराम का जीव किसकी कहानी है? ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है भोलाराम का जीव। तो बताइए ये किसकी कहानी है? शेखर जोशी, मन्नू भंडारी, रामदरस मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई? तो किसकी कहानी है भोलाराम का जीव? भोलाराम का जीव है आपकी
हरिशंकर परसाई जी की कहानी। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है ये और यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई कहानी है। भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक कहानी है। ठीक है, परसाई जी आप लोग जानते हैं कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार आप उनको कह सकते हैं। ठीक है, और व्यंग्य की विधा का एक तरह से मतलब व्यंग्य को एक तरह से नई विधा के रूप में स्थापित करने का क्रांतिकारी काम अगर किसी ने किया है तो हरिशंकर परसाई ने किया है हिंदी में, है ना। तो भोला राम का जीव इनकी कहानी है, ये याद रखना आपने। भोला राम का जीव बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक और कहानी आपने याद रखना है भोला राम जी की, इसकी हरिशंकर परसाई जी की। इसका नाम है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ठीक है, ये 2-3 कहानियां बड़ी प्रसिद्ध है। चांद पर। ठीक है ना। तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर और भोला राम का जीव। ठीक है, ये 2 कहानियां नहीं भूलनी है हरिशंकर परसाई जी की। अब देखिए, इनमें से हरिशंकर परसाई का कहानी संग्रह नहीं है। आपको बताना है कौन सा है जो हरिशंकर परसाई का कहानी संग्रह नहीं है। रचना की दृष्टि से अगर हम देखें एनसीईआरटी में इनका जो लगा हुआ है प्रेमचंद के फटे जूते, 9th क्लास में प्रेमचंद के फटे जूते लगा हुआ है। फटे जूते, ये जो पाठ है ये वाला लगा हुआ है। ठीक है ना। तो हरिशंकर परसाई जी की कहानी संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे उनके दिन फिरे, बादलों के घेरे, हंसते हैं रोते हैं और 2 नाक वाले लोग। तो कौन सा है जो हरिशंकर परसाई का कहानी संग्रह नहीं है। जानते होंगे आप लोग बादलों के घेरे। ये जो बादलों के घेरे ये किसका कहानी संग्रह है। ये कहानी भी है वैसे बादलों के घेरे। ये किसकी रचना है। ये है प्रसिद्ध जो आपकी कृष्णा सोबती जी हैं उनका बहुत प्रसिद्ध कहानी है ये। ठीक है, उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है आपकी बादलों के घेरे। ठीक है, तो कहानी संग्रह है तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हरिशंकर परसाई का नहीं है। बाकी 3 जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं और 2 नाक वाले लोग, ये आपने कहानी संग्रह है, ये याद रखना है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं, एक गलती आप लोगों ने नहीं करनी है कि रचना तो याद कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तुलसीदास चंदन घिसे, ये आपको पता होगी कि तुलसीदास चंदन घिसे किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की। लेकिन किस विधा की रचना है ये याद करना भूल जाते हैं, है कि नहीं है। तो तुलसीदास चंदन घिसे जैसे ये क्या है, ये इनका निबंध संग्रह है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये विधा भी आपको याद करनी है कि विधा कौन सी है ये। ठीक है, रचना ही केवल रचनाकार याद करके मत जाना। एक आध क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं कि ये किस विधा की रचना है। ठीक है ना, तो विधा भी कई बार पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और जिंदगी, ये किसकी कहानी है। एक और जिंदगी ये बहुत प्रसिद्ध है, ये भी नई कहानी के आंदोलन से संबंधित। तो किसकी कहानी है ये एक और जिंदगी। ठीक है, अमरकांत, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या फिर कृष्णा सोबती। एक और जिंदगी ये किसकी कहानी है, ये है ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश जी की कहानी है एक और जिंदगी। ठीक है, मोहन राकेश जी के कुछ और देखेंगे आप लोग, इनके भी नोट्स बनाने जरूरी है। मोहन राकेश का पूछा जा सकता है। ठीक है, इंसान के खंडहर, एक तो ये है भाई इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप नए बादल। नए बादल। ठीक है, तीसरी कहानी लिखेंगे जानवर और जानवर। जानवर और जानवर, एक ये नोट करेंगे। और एक और जिंदगी तो आप नोट कर लेंगे। वहां से एक और है फौलाद का आकाश। फौलाद का आकाश। ठीक है, तो ये कहानी संग्रह आपने मोहन राकेश के याद रखने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। ठीक है, तो इनका जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। एक और जिंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी का हमने क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, और भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, मोहन राकेश के नोट्स बनाइए, याद करिए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए, बादलों के घेरे किसका कहानी संग्रह है। ये हम कर चुके हैं बात, बादलों के घेरे किसका कहानी संग्रह है। अमरकांत, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती। तो बताइए बादलों के घेरे किसका कहानी संग्रह है। जानते हैं आप लोग, कृष्णा सोबती जी का, है ना। कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है बादलों के घेरे। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंद गली का आखिरी मकान किसकी प्रसिद्ध कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान, ये भी प्रसिद्ध है नई कहानी के संदर्भ में, ये भी एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान किसकी प्रसिद्ध कहानी है। अमरकांत, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। तो बंद गली का आखिरी मकान किसकी कहानी है, ये है आपके धर्मवीर भारती जी की कहानी। ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। ठीक है ना। तो धर्मवीर भारती के 2-3 आपने और देखनी है। एक तो है मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव।
मुर्दों का गांव। ठीक है, एक और लिखेंगे आप, स्वर्ग और पृथ्वी। स्वर्ग और पृथ्वी। अगला लिखेंगे आप, चांद और टूटे हुए लोग। और अगला लिखेंगे आप, बंद गली का आखिरी मकान। ये तो आप कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये सब हैं। ठीक, तो धर्मवीर भारती के ये 2 1 3 आपने याद रखने, बंद गली का आखिरी मकान। और इनकी एक कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी, ये भी आप लोग लिखिए, धर्मवीर भारती का गुल की बन्नो। गुल की बन्नो, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ये भी आपने नहीं भूलना है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, गुल की बन्नो। ठीक है, वो कहानी संग्रह थे, ये कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यही सच है कहानी है, ये किसकी कहानी है? यही सच है, बताइए। अमरकांत, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या फिर कृष्णा सोबती? तो यही सच है कहानी किसकी है? यह है आपके ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी जी की कहानी है, यही सच है। बहुत प्रसिद्ध है भाई, भूलना मत, ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है और ये कहानी आपको पढ़नी भी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हम इस पर टिक लगा सकते हैं इसमें। ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस टेंसिल को थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा ख़राब तरीके से चल रहा है। यही सच है जो कहानी है वो है आपकी मन्नू भंडारी जी की। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी यही सच है का पात्र नहीं है। यही सच है कहानी जो है, इनमें से कौन सा पात्र है जो यही सच है कहानी का पात्र नहीं है? लतिका, निशीथ, दीपा या फिर संजय? तो यही सच है कहानी का पात्र कौन नहीं है? लतिका। लतिका जो ये जो पात्र है, ये परिंदे जो कहानी है ना निर्मल वर्मा जी की, परिंदे, उस कहानी की जो है मुख्य आप लोग पात्र इसके कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी ये जो पात्र हैं, क्योंकि यही सच है कहानी एक प्रेम त्रिकोण की कहानी है, ठीक है ना, तो ये कहानी है निशीथ, दीपा और संजय का जो है ये एक कहानी है। ठीक है, यही सच है कहानी के पात्र, ये 3 पात्र आपने जरूर याद रखने हैं, पूछे भी जा सकते हैं। परिंदे कहानी का पात्र नहीं है, इनमें से कौन सा जो पात्र है वो परिंदे कहानी का पात्र नहीं है? तो लतिका, ह्यूबर्ट, शामनाथ या फिर जूली? तो कौन सा पात्र है जो परिंदे कहानी का नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, शामनाथ। शामनाथ ये जो कैरेक्टर है ये और कहानियों में भी हो सकता है, लेकिन जो जनरली सबसे ज़्यादा है, एक कहानी है आपकी भीष्म साहनी जी की चीफ की दावत। ठीक है ना, चीफ की दावत, तो उसमें लगा हुआ है, तो शामनाथ जो है उस कहानी का पात्र है। ठीक है, लतिका, ह्यूबर्ट, जूली ये सब परिंदे कहानी के पात्र हैं। चीफ की दावत कहानी किसकी है? अभी हमने बात की चीफ की दावत, ये जो कहानी है ये किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, शेखर जोशी या फिर राजेंद्र यादव? तो बताइए भाई, चीफ की दावत किसकी कहानी है? ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी, है ना, भीष्म साहनी की कहानी है आपकी चीफ की दावत। ठीक है, भूलना मत। ठीक है, और भीष्म साहनी इंपॉर्टेंट आदमी है आप लोगों के लिए। ठीक है, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है, तो रेणु जी के भी कुछ कुछ लिख ही लेंगे आप लोग। तो लिखिए, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, शोभा यात्रा, इसके अलावा निशाचर, पाली और डायन, ये सारे जो हैं ये हैं आपके फणीश्वरनाथ, ये सॉरी भीष्म साहनी जी की कहानी संग्रह। ठीक है ना, तो ये इनकी कहानियां हैं। और चीफ की दावत जो है नहीं भूलना है, चीफ की दावत तो बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं भूलनी है भाई। ठीक है, और जो एक दुनिया समान अंतर थी उनमें भी शायद ये कहानी, हाँ इसमें ये कहानी लगी हुई है। ठीक है, चीफ की दावत किसकी कहानी है? भीष्म साहनी जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, चीफ की दावत कहानी किस पर आधारित है, यानी कि इसकी थीम क्या है? चीफ की दावत कहानी किस पर आधारित है? अनमेल विवाह की समस्या पर, दलित समस्या पर, शहरी मध्य वर्ग के अकेलेपन
पर आधारित, यानी अकेलेपन के कारण, यानी ये कि अकेलेपन पर, ऐसा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। यानी कि शहरी मध्य वर्ग के अकेलेपन पर, या डी है वृद्ध समस्या पर। तो बताइए जो है चीफ की दावत, इनमें से सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा है चीफ की दावत के नज़दीक की? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध समस्या पर, ठीक है ना। तो वृद्ध जो है किस तरह से उपेक्षित होता है एक परिवार में, जो है बूढ़ा व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, तो उसको जो है एक टूल के रूप में, एक मशीन के रूप में, और कई समय तक एक बोझ के रूप में किस तरह से जो है कुछ कुछ घरों में, यानी कि उसको एक बोझ के रूप में ट्रीट किया जाता है, इसका वर्णन करती, इसका यथार्थ चित्रण करती हुई कहानी है चीफ की दावत, ठीक है ना। तो पढ़िएगा आप लोग, ये कहानी भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे तो, पढ़ना तो हमेशा के लिए ही फायदेमंद होता है, नुकसान कभी भी पढ़ाई नहीं देती है, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे, ठीक है। मेरा दुश्मन कहानी के लेखक हैं, तो मेरा दुश्मन ये कहानी, ये भी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। तो ये किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती, कृष्ण बलदेव वैद्य, रघुवीर सहाय, या फिर निर्मल वर्मा? तो ये अब मत भूलना, ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण बलदेव वैद्य की कहानी है, ठीक है ना। और मेरा दुश्मन ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। एक दुनिया समान अंतर में संकलित कहानी है, ठीक है। तो एक दुनिया समान अंतर में जो भी संकलित कहानियां है ना, वो जो है भूलनी नहीं है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पागल कुत्तों का मसीहा, ये किसकी कहानी है? पागल कुत्तों का मसीहा, और ये आपके एनसीईआरटी में लगे हुए रचनाकार हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। पागल कुत्तों का मसीहा किसकी कहानी है? ज्ञानरंजन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मार्कंडेय, या फिर मृदुला गर्ग? तो पागल कुत्तों का मसीहा, ये जो कहानी है ये है आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी है पागल कुत्तों का मसीहा, ये भूलना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ये है पागल कुत्तों का मसीहा, आपने भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ये एक आंदोलन था अकहानी आंदोलन, तो इसके प्रवर्तक कौन हैं? भीष्म साहनी, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर, या फिर राकेश वत्स? तो अकहानी आंदोलन, देखिए स्वतंत्रता के बाद, नई कहानी के बाद, खासकर उसके बाद कुछ बहुत प्रसिद्ध जो है आंदोलन चले हैं, तो उनके प्रवर्तकों के रूप में पूछा जा सकता है, और वो उसके संबंधित पत्रिका वगैरह भी पूछी जा सकती है। तो अकहानी आंदोलन के इस संदर्भ में हम पूछ रहे हैं, अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं बी, ऑप्शन नंबर बी है गंगा प्रसाद विमल, ठीक है। ये इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है ना, ये आपने नहीं भूलना है। गंगा प्रसाद विमल अकहानी, एक लिस्ट बनाइए, टेबल बनाइए आप लोग, ठीक है। ऐसा करके एक टेबल बनाइए, इसमें लिखिएगा स्वातंत्र्योत्तर कहानी आंदोलन, कहानी आंदोलन। एक तरफ से आंदोलन लिखना है, एक तरफ आंदोलन लिखेंगे, दूसरी तरफ उसका प्रवर्तक लिखेंगे, ठीक है ना। आंदोलन एक तरफ प्रवर्तक, आंदोलन लिखेंगे अकहानी, इसका प्रवर्तक कौन? गंगा प्रसाद विमल। इस तरह से लिस्ट बनाते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी, अब इसी क्रम में जो है सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो बताइए कौन है? महीप सिंह, अमृत राय, कमलेश्वर, या राजेंद्र यादव? तो इसका सही उत्तर है महीप सिंह, ठीक है ना। सचेतन कहानी के प्रवर्तक है महीप सिंह, ठीक है। और इसके संबंध में एक पत्रिका आपने नहीं भूलनी है, सचेतन कहानी के संदर्भ में महीप सिंह जी ने जो है एक पत्रिका भी निकाली थी इसके संदर्भ में, आधार नाम से। तो आधार पत्रिका संबंधित है सचेतन कहानी से, ठीक है। अकहानी से संबंधित कोई पत्रिका ऐसी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये है, ठीक है। तो आधार पत्रिका सचेतन कहानी महीप सिंह, ठीक है। तो उसी जो आप टेबल बना रहे हैं उसके लास्ट में लिख सकते हैं संबंधित पत्रिका, ऐसा करके टेबल बनाइए। एक लिखना है आपने आंदोलन, ठीक है, एक तरफ लिखिए प्रवर्तक और उससे संबंधित पत्रिका। तो आंदोलन में जैसे अकहानी के गंगा प्रसाद विमल, इससे संबंधित कोई पत्रिका नहीं है तो खाली छोड़िए। अगला लिखिए आप लोग सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह, पत्रिका है आधार, ठीक है। इस तरह से टेबल बनाते जाइए, एक टेबल में एक साथ करेंगे इन नोट्स को। तो इसलिए क्वेश्चन भी मैंने जो है रैंडमली नहीं लेकर के आ रहा हूँ, सीक्वेंस से इसीलिए लाता हूँ क्योंकि नोट्स आपके जो बने शॉर्ट नोट्स, आप इसको एक क्रैश कोर्स समझ सकते हैं, ठीक है। जो आप त्वरित गति से करते हैं ना, क्रैश कोर्स यानी कि तैयारी है, पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन आपका बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन और इस तरह के, तो क्रैश कोर्स की तरह आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। तो सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है इस संदर्भ में ये बताइए। तो सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह, अमृत राय, कमलेश्वर, या फिर राजेंद्र यादव? तो सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो सहज कहानी के प्रवर्तक हैं अमृत राय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, अमृत राय जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और इससे संबंधित जो पत्रिका है सहज कहानी से संबंधित नई कहानियाँ, ठीक है। तो इसके संबंध में जो है कन्फ्यूजन मत करना, नई कहानियाँ, ये एक पत्रिका निकाली थी अमृत राय जी ने,
और इसमें जो है सहज कहानी का जो है शुरुआत की थी, नई कहानियाँ। ठीक है, तो ये आपने ऐड करना है, नई कहानियाँ, इससे संबंधित पत्रिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह, अमृत राय, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव? तो समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर। ठीक है ना, कमलेश्वर जी ने एक पत्रिका निकाली थी इससे संबंधित, सारिका नाम से। तो सारिका जो पत्रिका है वो किससे संबंधित है? समांतर कहानी से संबंधित है। ठीक है ना, तो सारिका पत्रिका किससे संबंधित है? कमलेश्वर की। अच्छा, जो प्रवर्तक होगा इस आंदोलन का, उसका संपादक भी वही होगा। ठीक है ना, तो क्योंकि इस पत्रिका निकाल करके ही ज़्यादातर किया जाता है आंदोलन को। ठीक है, तो सारिका पत्रिका, समांतर कहानी, और संपादक कौन या फिर प्रवर्तक कौन? कमलेश्वर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन है? सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन है? अमृत राय, राकेश वत्स, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव? तो सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन है? सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, राकेश वत्स। ठीक है ना, तो राकेश वत्स जी ने जो निकाली है पत्रिका, उसका नाम है मंच नाम की पत्रिका इन्होंने निकाली, और उसमें जो है सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह नहीं है? तो वो आपके हो चुके हैं सारे के सारे। ठीक है, और जो भी प्रमुख कहानी आंदोलन थे वो सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो पत्रिका और संपादक या फिर प्रवर्तक भी लिस्ट हम बना चुके हैं। अब आते हैं दोबारा क्वेश्चंस पे। निम्न में से मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह नहीं है, इनमें से कौन सा संग्रह है जो मन्नू भंडारी का नहीं है? मैं हार गई, यही सच है, खोई हुई दिशाएं, या फिर एक प्लेट सैलाब? तो कौन सा है जो है नहीं है इनमें? खोई हुई दिशाएं, जो ये जो है खोई हुई दिशाएं, ये वाला जो है आपका खोई हुई दिशाएं, ये कमलेश्वर का है। ठीक है ना, ये किसका है? कमलेश्वर का। ये मन्नू भंडारी का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मन्नू भंडारी के मैं हार गई, यही सच है, ये तो आपने याद रखने हैं, यही सच है, एक प्लेट सैलाब भी आपने लिख लिया, और दो आपने और लिखने हैं, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। एक लिखेंगे आप, तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर, और अंतिम लिखेंगे आप त्रिशंकु। तो ये 5 कहानी संग्रह हैं। ठीक है ना, इनके मन्नू भंडारी जी के, तो ये सब है। ठीक है ना, इनका मन्नू भंडारी इंपॉर्टेंट है भाई, एक ना एक क्वेश्चन तो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। निम्न में से कमलेश्वर का कहानी संग्रह नहीं है? कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है इनमें से? ठीक है ना, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, कोसी का घटवार या फिर कस्बे का आदमी? तो बताओ भाई, ऑप्शन बहुत आसान सा है और ये आना चाहिए आप लोगों को। कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर सी, कोसी का घटवार। कोसी का घटवार किसका है भाई? ये है शेखर जोशी जी का। ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है शेखर जोशी, और वो भी इसलिए क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित हैं, तो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं शेखर जोशी। कोसी का घटवार, ठीक है ना, ये इनके प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो कमलेश्वर के कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, कस्बे का आदमी। ठीक है, 2-3 और लिखेंगे। एक है मांस का दरिया, मांस का दरिया, और एक और लिखेंगे आप लोग, आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक वैसे 2000 के बाद लिखी गई थी तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा बयान एक जो है ये आपने लिखनी चाहिए। वैसे बयान और आज़ादी मुबारक, तो ये है कमलेश्वर जी के। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, कोसी का घटवार किसकी कहानी है? अभी हमने बात की कोसी का घटवार किसकी कहानी है। कोसी का घटवार निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, स्वयं प्रकाश या फिर उषा प्रियंवदा? तो कोसी का घटवार जो है शेखर जोशी जी की कहानी है, बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ कुछ और भी लिखेंगे आप लोग। ठीक है ना, एक है इनकी हलवाहा, चलो थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि ज़्यादा कहानियाँ आ पाएँ। शेखर जोशी के तो इम्पोर्टेंट हैं, एक लिखेंगे आप हलवाहा। अगला लिखिए आप लोग, हलवाहा लिख लिया। नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है। अगला लिखेंगे आप लोग आदमी का डर, बच्चे का सपना, बच्चे का सपना।
चलो आदमी बीमार है पहले लिख लेते हैं, आदमी बीमार नहीं सॉरी आदमी का डर, सॉरी आदमी बीमार नहीं, आदमी का डर, आदमी का डर और बच्चे का सपना, ये सब जो है शेखर जोशी जी के हैं, बच्चे का सपना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनके लिख लिया हम लोगों ने। कोसी का घटवार, एक और लिखेंगे साथ के लोग, साथ के लोग। ठीक है ना, तो ये शेखर जोशी जी की जो कहानी लगी हुई है गलता लोहा, गलता लोहा बहुत प्रसिद्ध कहानी है, मतलब एनसीईआरटी में लगी हुई कहानी है, ये भी आपने नहीं भूलना है। इसमें जो परिचय में लिखे हुए जो रचनाएं हैं उनका आप लोग अलग से नोट्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। उदय प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, ठीक है ना, समकालीन हिंदी कहानी में। और याद रखना है आपको, दरियाई घोड़ा, तिरिछ, एक और जिंदगी, पाल गुमरा का स्कूटर। कर सकते हैं आप लोग, आराम से एलिमिनेट कर लेंगे जिसको याद किया होगा जिसने। अच्छा चलो एक और हिंट दे, जिसने मोहन राकेश के याद कर लिए हैं वो कर पाएगा। दरियाई घोड़ा, तिरिछ, एक और जिंदगी या पाल गुमरा का स्कूटर। तो एक और जिंदगी ये जो है ये आपका कह सकते हैं ये मोहन राकेश जी का है, ये जो है उदय प्रकाश का नहीं है। ठीक है ना, और उदय प्रकाश के क्या क्या है, दरियाई घोड़ा, तिरिछ, पाल गुमरा का स्कूटर, एक और नहीं भूलना है आप लोगों ने, पाल गुमरा का स्कूटर और पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है ना, तो ये जो है कुछ कुछ इनके प्रसिद्ध है। ठीक है, पीली छतरी वाली लड़की, दरियाई घोड़ा, तिरिछ, पाल गुमरा का स्कूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, गोमा हस्ती है किसकी कहानी है। अब हम इस तरह विमर्श की कुछ कुछ कहानियां लेकर के चलेंगे, तो बताइए गोमा हस्ती है ये किसकी कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। तो गोमा हस्ती है ये जो कहानी है ये किसकी है, ये मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी है। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण है, गोमा हस्ती है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन, निम्न में से सिल्वर वेडिंग कहानी का पात्र नहीं है। सिल्वर वेडिंग जो कहानी है किसकी कहानी है, पहले तो ये बताइए। ये कहानी है मनोहर श्याम जोशी जी की, मनोहर श्याम जोशी है ना, मनोहर श्याम जोशी जी की कहानी है। और बताइए कौन सी जो है इसका पात्र कौन सा नहीं, यशोधर बाबू, गजाधर बाबू, किशनदा या फिर भूषण। तो सिल्वर वेडिंग कहानी का पात्र कौन नहीं है, गजाधर बाबू है। ठीक है, जो मैंने आपसे कही थी ना वापसी कहानी उषा प्रेमवदा की, उसके पात्र हैं आपकी गजाधर बाबू। तो काफ़ी सिमिलर कहानियां हैं ये, सिल्वर वेडिंग भी, और थीम तो सेम है ही कि जो है बुजुर्ग, एक पीढ़ी का अंतराल जो है आ जाता है। खैर उसमें जो है मिसफिट जो है हो जाते हैं, हालांकि इसमें जो यशोधर बाबू हैं वो भी एक तरह से इनके अपने परिवार के जो नए घर के लोग हैं उनसे जो है मिसफिट होते हैं। तो सिल्वर वेडिंग कहानी का पात्र गजाधर बाबू नहीं है, यशोधर बाबू, किशनदा और भूषण जो है हम। तो जो आपके एनसीईआरटी की कहानियां हैं उनको तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई, उनके जो है पात्र तो पूछे ही जाएंगे आपसे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। औद्योगिक परिवेश पर आधारित शेखर जोशी की कहानी है। औद्योगिक परिवेश यानी कि उद्योगों पर, उद्योग से आधारित, किसी फैक्ट्री वगैरह से आधारित शेखर जोशी की कहानी है। बदबू, दाजू, उस्ताद, मृत्यु, इनमें से कौन सी, ये चारों की चारों कहानियां शेखर जोशी जी की कहानियां। ठीक है ना, लेकिन औद्योगिक परिवेश पर कौन सी कहानी आधारित है तो बताइए आप लोग। औद्योगिक परिवेश पर आधारित कहानी है बदबू कहानी। ठीक है ना, बदबू जो की कहानी है, और इसकी कहानी इस तरह से है कि शुरुआत में एक व्यक्ति है वो काम करता है और जो है केमिकल्स की स्मेल जो है उसके हाथ से पहली बार आती है। तो पहली बार तो उससे जो है खाना नहीं खाया जाता है क्योंकि वो स्मेल जाती ही नहीं है। और बाकी लोग जो है आसपास के जो वहाँ पे रोज़ काम कर रहे थे, पहले से काम कर रहे हैं, उनको जो है कोई स्मेल फील नहीं होती है। तो वो देखता है कि धीरे 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 करके जो है उसके जो है उसके हाथों से जो वो स्मेल थी, यानी कि जो बदबू थी केमिकल्स की, वो जो है नहीं आने लगती है, यानी कि वो उस चीज़ का आदी हो चुका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये कहानी बताती है कि किस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार और ये सारी गलत चीज़ों के आदी हो जाते हैं और बाद में वो हमें चीज़ें महसूस ही नहीं होती हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उद्योग में काम कर रहे उस व्यक्ति को अपने हाथों से आ रही बदबू जो है बाद में महसूस होना बंद हो जाती है क्योंकि वो उसका आदी हो जाता है। ठीक है ना, तो बड़ी प्रसिद्ध कहानी है बदबू। ठीक है ना, तो ये आपने नहीं भूलना है, औद्योगिक परिवेश पर आधारित कहानी है। हार की जीत किसकी कहानी है, ये कहानी जो है अपने बचपन में जरूर सुनी होगी। ये कहानी है जो है बाबा भारती और जो खड़ग सिंह डाकू है वो वाली कहानी। ठीक है, तो हार की जीत ये कहानी किसकी है, मन्नू भंडारी, सुदर्शन, भीष्म साहनी
या फिर यशपाल। तो हार की जीत कहानी है आपकी ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन जी की, ठीक है ना। तो श्री सुदर्शन की कहानी है हार की जीत, ये आपने नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मन्नू भंडारी की कहानी जिस पर प्रसिद्ध फिल्म रजनीगंधा बनाई गई थी। तो फिल्मों पर आधारित भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो रजनीगंधा फिल्म किस कहानी पे बनाई थी? मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु। ये चारों की चारों मन्नू भंडारी की हैं। आपको बताना है रजनीगंधा जो फिल्म बनी थी वो किस कहानी पर बनी थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है जो इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है यही सच है कहानी पर आधारित जो है रजनीगंधा फिल्म बनाई गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चारणदास चोर जिस पर आधारित चारणदास चोर फिल्म भी बनी, इसके कहानीकार कौन है? तो जिन हिंदी की कुछ कुछ कहानियों पर आधारित कुछ फिल्में बनी हैं उस पर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चारणदास चोर कहानी जो है किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल, ज्ञानरंजन या फिर विजयदान देथा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विजयदान देथा। विजयदान देथा जी की कहानी है आपकी चारणदास चोर और इस पर आधारित फिल्म बनी थी चारणदास चोर नाम से ही, ठीक है ना। तो नाम का अंतर नहीं है कम से कम। अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन की एक रात किसकी कहानी है? लंदन की एक रात ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है ना। और विदेशी परिवेश पर आधारित कहानी है, किसकी कहानी? मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या फिर मार्कंडेय। तो लंदन की एक रात ये कहानी किसकी है? यह है निर्मल वर्मा जी की, ठीक है। निर्मल वर्मा के परिंदे, लंदन की एक रात, ये दो कहानियाँ आपने नहीं भूलनी है। दोनों का क्वेश्चन करवा लिया है, अच्छे से करवा लिया, ठीक है। तो इस तरह से आज की हमारी जो है कहानी वाली जो यूनिट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे, जो भी महत्वपूर्ण कहानीकार हो सकते थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। तो वो आपने जो है अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए। कल की जो क्लास होने वाली है रेगुलर आप क्लास चलेगी और कल की जो क्लास चलेगी हम लोग उपन्यास फिर कल से शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। उपन्यास कल की क्लास है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप लोग, खुश रहिए। और हमेशा की तरह एक अपील मैं आप लोगों से करता हूँ, वीडियो को आपने क्या करना है? लाइक करना है, वीडियो को करना है लाइक, ठीक है ना। और शेयर करना है अपने साथियों के बीच जो भी तैयारी कर रहे हैं। और आजकल आप लोगों का सब्सक्राइब काउंट बड़ा कम आ रहा है, हो सकता है कि आपने जो जितने भी तैयारी कर रहे थे सभी ने जो है सब्सक्राइब कर लिया हो, ठीक है, ये भी एक संभावना है। लेकिन अगर किसी साथी ने नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को कर लीजिएगा, ठीक है ना। और भी महत्वपूर्ण कंटेंट जो है आपका एलटी भर्ती की परीक्षा से संबंधित या और भी केवल एलटी तक ही सीमित क्यों रहेंगे फिलहाल, क्योंकि एलटी जो है परीक्षा आपकी जो है प्रस्तावित है तो उसकी हम तैयारी ज़्यादा जोर शोर पे कर रहे हैं। लेकिन अन्य परीक्षाओं के लेकर के भी कंटेंट आता रहेगा, ठीक है ना। तो अब जब लेक्चरर की भर्ती आएगी तो लेक्चरर को लेकर के कंटेंट बनेगा। इसके साथ साथ यूजीसी नेट तो हर 6 महीने में होता रहता है, तो उसका हालांकि समय अभी उसका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो भी नेट की परीक्षा देंगे आप लोग आप में से देनी ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती है वो और देनी चाहिए आप लोगों को। नेट क्वालिफाई रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लेकर के भी कंटेंट जो है हम समय समय पर अब बनाने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए जो है शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए।